नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। इमरान खान पाकिस्तान की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। खान जेल में बंद है, लेकिन उनकी एक आवाज पर पूरा पाकिस्तान ठप पड़ जाता है। इमरान की रिहाई के लिए पाकिस्तान में पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस्लामाबाद के हाई सिक्योरिटी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सुरक्षा बल और इमरान समर्थकों के बीच हुई झड़प में 11 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान की शहबाज सरकार का दावा है कि हालात नियंत्रण में हैं। खान समर्थकों ने हिंसा फैलाई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों पर भारी पड़ी शहबाज सरकार, और इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुआ संघर्ष विराम समझौता। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले तेज, भारत ने जताया विरोध। और चलते चलते में देखेंगे रूस के निशाने पर अमेरिकी ठिकाने। अब खबर विस्तार से। पाकिस्तान में इमरान खान का प्लान रेंजर्स और पाकिस्तानी पुलिस ने फेल कर दिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर रहे इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों को पाक आर्मी और सुरक्षा बलों ने पीछे धकेल दिया। पूरी रात पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अभियान चलाते हुए प्रदर्शन स्थल को खाली करा लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं, आंसू गैस के गोले दागे गए और हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रही इमरान की पत्नी बुशरा बीवी और केपी के सीएम अली अमीन गंदापुर ने भी प्रदर्शन स्थल छोड़ दिया है। बुशरा बीवी ने प्रदर्शन समाप्त करने वालों का भी ऐलान कर दिया है। इस प्रदर्शन में 6 सुरक्षाकर्मी सहित 11 लोगों की जान चली गई है। सैकड़ों लोग घायल हैं। बुशरा बीवी पिछले महीने ही जमानत पर जेल से बाहर आई हैं। वो पहली बार इस तरह के किसी राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी। शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि रेंजर्स और पुलिस के ऑपरेशन के दौरान बुशरा बीवी और अली अमीन गंडापुर धरने वाली जगह से भाग गए हैं। उनका कहना है कि करीब 500 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई ने आरोप लगाए हैं कि रात को पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। पीटीआई के 4000 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल पीटीआई कार्यकर्ता पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर देश भर से इस्लामाबाद में जमा हुए थे। प्रदर्शनकारी सभी अवरोध हटाते हुए हाई सिक्योरिटी रेड जोन में घुस गए थे और इस्लामाबाद के डी चौक पर कब्जा जमा लिया था। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बताया है कि एक ऑपरेशन के बाद रेड जोन, जहां सरकारी इमारतें और दूतावास हैं, उनको खाली करा लिया गया है। फिलहाल सेना डी चौक को नियंत्रित कर रही है। नकवी ने यह भी बताया कि इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने शहर के बाहरी इलाके में रैली करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वो लोग तमाम बैरिकेड तोड़ते हुए रेड जोन में घुस आए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान 100 से ज्यादा मुकदमों का सामना कर रहे हैं और लंबे समय से जेल में हैं। उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इमरान को राजनीति के तहत फंसाया गया है, ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए। इमरान खान की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट भी हुए हैं। वैसे पाकिस्तान में जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसे बाद में जेल जाना पड़ता है या फिर उसके करीबी परिजन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, और इमरान खान इसका अपवाद नहीं है। इमरान से पहले नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी भी जेल जा चुके हैं। बात करते हैं मिडिल ईस्ट में शांति की बड़ी उम्मीद की। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ये युद्ध विराम करा दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि अगर इजराइल हमले बंद कर दे और वो अपनी सेना को लेबनान से वापस लेता है तो हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले बंद कर देगा। और अब हिजबुल्लाह की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। हिजबुल्लाह और इजराइल में हुए सीज फायर की शर्तों की बात की जाए तो इस समझौते में 60 दिनों का युद्ध विराम किया गया है। समझौते के तहत इजरायली सैनिक लेबनान से वापसी करेंगे। वहीं हिजबुल्लाह लड़ाके भी दक्षिणी लेबनान में इजरायली सीमा से पीछे हटेंगे। इजराइल ने इस बात पर जोर दिया है कि हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे हमले का अधिकार होगा। लेबनान की ओर से इस प्रावधान पर कड़ा विरोध जताया गया है। वहीं आपको बता दें कि युद्ध विराम समझौता लागू भी हो गया है। इस समझौते में लितानी नदी के दक्षिण में लेबनानी और यूएन शांति सैनिकों की तैनाती का प्रावधान है। साथ ही अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समूह इस पर नजर रखेगा कि दोनों पक्ष समझौते की शर्तों का ईमानदारी से पालन करें। हिजबुल्लाह की ओर से कहा गया है कि इस समझौते के लिए उसका समर्थन इस आश्वासन पर निर्भर करता है कि इजराइल अपने हमले फिर से शुरू नहीं करेगा।
हिजबुल्लाह की राजनीतिक परिषद के उपाध्यक्ष महमूद कमाती ने अल जजीरा से कहा कि इस समझौते की समीक्षा करने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारी बातों और लेबनानी अधिकारियों की ओर से कही गई बातों के बीच कोई मेल है। हम निश्चित रूप से आक्रामकता का अंत चाहते हैं, लेकिन ये लेबनान की संप्रभुता की कीमत पर नहीं होगा। इससे पहले इजरायली कैबिनेट ने 10-1 के वोट से अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघर्ष विराम का ऐलान किया। वैसे हिजबुल्लाह संघर्ष विराम को लेकर हुई बातचीत में मौजूद नहीं था। लेबनानी संसद के अध्यक्ष नवी बेरी ने हिजबुल्लाह की ओर से वार्ता में भाग लिया। अब जो संघर्ष विराम शुरू हुआ है, इसमें दोनों तरफ से गोलीबारी बंद रहेगी। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि इस संघर्ष विराम से उसे ईरान पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा, साथ ही गजा में हमास को अलग थलग करने की उसकी कोशिश में कामयाबी हो सकती है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि हम हमास को खत्म करने का काम पूरा करके रहेंगे। हम अपने सभी बंधकों को घर लाएंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गजा अब इजराइल के लिए खतरा ना बने और हम उत्तर के निवासियों को सुरक्षित घर वापस लौटाएंगे। फिलहाल संघर्ष विराम से मिडिल ईस्ट में जंग का जो दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा था, उसमें अब शांति की उम्मीद लौटती दिख रही है। बात अब बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हालात संभल नहीं रहे हैं। बवाल मचाने वालों को बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने खुली छूट दे दी है। पिछले 24 घंटों से बांग्लादेश में हिंदू और उनके धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। उपद्रवी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं को घेर घेर कर मार रहे हैं। गलियों, सड़कों और चौराहों पर उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार इसे आम घटना मान रही है। बड़ी संख्या में हिंदू असहाय होकर मदद की गुहार लगा रहे हैं और इस बीच भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कहा गया है। दरअसल बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करके उन्हें जेल भेज दिया। उन पर देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाए गए हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर हिंदू समुदाय के लोग ढाका की सड़कों पर उतर पड़े थे और उन्होंने जाम लगा दिया था। दास हिंदू समूह सम्मिलित सनातनी जोत के नेता हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन में हिंदू समुदाय के लोगों के प्रदर्शन पर अब हमले हो रहे हैं। इसे लेकर इस्कॉन बांग्लादेश ने चिंता व्यक्त की है। इस्कॉन ने कहा कि हम बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जोत के प्रवक्ता दास की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। हम बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में सनातनी समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा और हमलों की भी आलोचना करते हैं। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से यह अपील करते हैं कि वो सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए शांति और सह अस्तित्व को बढ़ावा दें। एक तरफ बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूनुस सरकार स्थिति को शांत बताने में जुटी हुई है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और बांग्लादेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलते चलते मैं अब बात रूस यूक्रेन संघर्ष की। जब से अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस पर हमले की मंजूरी दी है, उसके बाद से ही रूस बेहद आक्रामक हो गया है। हाल ही में रूस ने जिस नई मीडियम रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक से यूक्रेन के दिप्नो शहर पर हमला किया था, उसी मिसाइल से वो दुनिया के 9 अमेरिकी सैन्य बेस तबाह कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस को भड़काया गया या जंग और तेज होती तो रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल करके अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। लेकिन इस तरह के हमले से वर्ल्ड वॉर शुरू होने की आशंका बढ़ जाएगी। हालांकि रूस ऐसा एकदम से नहीं करेगा जब तक उसे इस हमले के लिए मजबूर नहीं किया जाता। वहीं दूसरी तरफ रूस ने एक और बड़ा कदम उठाया है। रूस ने ब्रिटेन के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। रूसी न्यूज एजेंसी टॉस की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि ब्रिटिश राजनयिक जासूसी के मकसद से देश में आया था और उसने अपने बारे में गलत जानकारी दी थी। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि रूसी कानून का उल्लंघन करने की वजह से राजनयिक की राजनयिक मान्यता रद्द कर दी है और इसे 2 सप्ताह के भीतर रूस छोड़ने को कहा गया है। रूसी फैसले पर ब्रिटिश विदेश मंत्रालय का भी जवाब आ गया है। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब रूस ने ब्रिटिश कर्मचारियों के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं।
वो सही समय पर इसका जवाब देंगे। जिस ब्रिटिश राजनयिक को रूस ने निकालने के आदेश दिए हैं उनका नाम एडवर्ड विल्क्स बताया जा रहा है। विल्क्स की तस्वीर रूस के अलग अलग टीवी चैनलों पर चलाई गई है और इस बीच फ्रेंच अखबार में दावा किया गया है कि जल्दी ही ब्रिटिश फ्रांस की सेना यूक्रेन जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नवंबर की शुरुआत में पीएम कीर स्टारमर की पेरिस यात्रा के दौरान उनकी राष्ट्रपति मैक्रो से यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती पर बातचीत हुई थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस दावे को गलत बताया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री डेविड लैमी ने कहा है कि वो यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे, लेकिन वहां सेना भेजने की जो खबरें हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने जो भी कदम उठाया है उससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नाराजगी जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल की नई खेप यूक्रेन भेजी है। स्टॉर्म शैडो की रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका इस्तेमाल 2000 के दशक की शुरुआत से किया जा रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर इस हथियार को विकसित किया है। इसके फ्रांसीसी संस्करण को स्कैल्प के नाम से जाना जाता है। तो आज वर्ल्ड बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।